नमस्कार दोस्तों, मैं आपका लीगल मित्र रविंद्र दीक्षित एडवोकेट फिर एक बार हाजिर हूं अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट टॉक्स बाय रविंद्र दीक्षित पर एक नए विषय के साथ। तो एफआईआर किस प्रकार दर्ज होती है, एफआईआर दर्ज कराने के लिए क्या फॉर्मेट है, या किस प्रकार आप लिखित रूप से एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, एफआईआर दर्ज कौन करा सकता है, एफआईआर किसके खिलाफ दर्ज कराई जा सकती है, एफआईआर दर्ज कराने के लिए एफआईआर में हमें क्या क्या लिखना जरूरी होता है, किन बातों का आना बहुत जरूरी है, ऐसी सभी बातें आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ताकि सभी को अपने लीगल राइट के बारे में जानकारी मिले कि उनका एफआईआर दर्ज कराना भी एक लीगल राइट है। यदि एफआईआर दर्ज पुलिस नहीं करती है तो उनके पास क्या लीगल रेमेडी है, इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने, कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेंच ने जो फैसला दिया है उसकी जानकारी भी मैं अपने इस वीडियो में दूंगा। एफआईआर का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रथम सूचना प्रतिवेदन। इसको दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो अपराध के घटित होने की सूचना पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को देना ही एफआईआर लॉन्च कराना होता है या एफआईआर दर्ज कराना होता है। एफआईआर समाज का कोई भी व्यक्ति जो उस घटना से प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है, या ऐसा कोई व्यक्ति जिसने घटना घटित होते देखी है, या ऐसा कोई व्यक्ति जिसको उस घटना के बारे में जानकारी मिली है, तो बतौर नागरिक भी आप पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को या जो पुलिस द्वारा 100 नंबर डायल करके आप उस अपराध के घटित होने की सूचना दे सकते हैं। इसको अपराध की एफआईआर दर्ज कराना भी कहते हैं। सरल शब्दों में एक आम बोलचाल में बोलेंगे हम तो हमने अपराध के घटित होने की सूचना दी, इसका मतलब कि हमने फर्स्ट इंफॉर्मेशन पुलिस को दी। एफआईआर ओरल भी दर्ज कराई जा सकती है, लिखित रूप से भी दर्ज कराई जा सकती है। दोनों तरीके से आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। लिखित रूप से एफआईआर दर्ज कराने का किसी भी प्रकार का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, कोई प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं है। पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को एक सादे कागज पर एक आवेदन स्वरूप में, जिसमें घटना का पूरा विवरण, पूरा ब्यौरा, घटना कैसे घटित हुई, कब घटित हुई, किसने घटना कारित करी, घटना में विक्टिम कौन है, ये सब जानकारी आप पूरा विस्तृत रूप से या संक्षिप्त रूप से भी आप पुलिस को लिखित रूप से दे सकते हैं, और ये आपके द्वारा एफआईआर दर्ज कराने के लिए पहला कदम होता है। तो पुलिस इस इंफॉर्मेशन के आधार पर, यदि वो संज्ञेय श्रेणी में अपराध आता है जिसको कि कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलते हैं, तो पुलिस ड्यूटी बाउंड है कि वो उसको तुरंत सेक्शन 154 सीआरपीसी के तहत एक जो रजिस्टर होता है उनके पास में, उसको दर्ज करेगी। उसमें बाकायदा एक फॉर्म होता है जिसमें पुलिस पूरी तरीके से उस फॉर्म को भरती है, उसमें अपराध का पूरा विवरण लिखती है, अपराध कब दर्ज हुआ, उसका घटना दिनांक, घटना समय, घटना किसके द्वारा कारित की गई, उस अपराधी का पूरा विवरण, घटना की सूचना किसने दी, व्यथित व्यक्ति कौन है उसकी पूरा विवरण, घटना किसके द्वारा दी की जानकारी किसके द्वारा दी गई उसका पूरा विवरण। ये पूरा विवरण जो है पुलिस एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट जो होता है उसमें दर्ज करती है, धारा 154 सब क्लॉज 1 सीआरपीसी के तहत। जो व्यथित व्यक्ति है वो, यदि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी या पुलिस थाने द्वारा आपको पावती नहीं दी गई है, तब ऐसी परिस्थिति में आप रजिस्टर्ड डाक से भी उस घटना की सूचना को पुलिस के पास भेज सकते हैं और उसकी डाक की रसीद जो है अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। यदि पुलिस थाने द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तब व्यथित व्यक्ति जिले के संबंधित पुलिस अधीक्षक, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास भी लिखित में उस शिकायत को दर्ज करा सकता है। और यदि पुलिस अधीक्षक भी उस पर कोई एक्शन नहीं लेता है, तब आपके पास सेक्शन 156 सब क्लॉज 3 सीआरपीसी के तहत कंसर्निंग जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने एक एप्लीकेशन
देने का राइट होता है, आप उस एफिडेविट के साथ में लगाकर उस एप्लीकेशन को कंसर्निंग मजिस्ट्रेट को भी उस एफआईआर को दर्ज कराने के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। मजिस्ट्रेट उस एप्लीकेशन पर से विचार करने के बाद उसको एफआईआर दर्ज करने के लिए थाने को भेज सकता है और पूरा प्रतिवेदन मंगा सकता है। मजिस्ट्रेट के पास में दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि वो 156 सब क्लॉज 3 के तहत एफआईआर दर्ज करने के लिए थाने के पास भेज दे, या मजिस्ट्रेट स्वयं भी सेक्शन 202 सीआरपीसी के तहत प्राइवेट कंप्लेंट या उस पर इंक्वायरी कर सकता है, खुद भी उस मामले को स्वयं देख सकता है, कंप्लेनेंट के बयान और कंप्लेनेंट के बताए हुए साक्षियों के बयान न्यायालय खुद रिकॉर्ड कर सकता है और उसके बाद उस पर कॉग्निजेंस लेकर आगे कार्रवाई संपादित कर सकता है। तो एक आम नागरिक के पास में एफआईआर दर्ज कराने के लिए 3 चरण होते हैं। 154 में पुलिस थाने के पास, 154 सब क्लॉज 3 सीआरपीसी में एसपी के पास, 156 सब क्लॉज 3 के तहत कंसर्निंग जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने, और सेक्शन 202 सीआरपीसी के तहत कंसर्निंग मजिस्ट्रेट के आगे खुद भी मजिस्ट्रेट उस पर संज्ञान लेकर कार्रवाई कर सकता है। एफआईआर में घटना का संक्षिप्त विवरण और विस्तृत विवरण दोनों प्रकार से दे सकते हैं, क्योंकि इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एफआईआर एनसाइक्लोपीडिया नहीं है। एफआईआर केवल एक इंफॉर्मेशन मात्र है जो कि किसी अपराध के घटित होने की सूचना भर है। अपराध कई प्रकार के होते हैं, उसके अनुसार एफआईआर लिखी जाती है। यदि अपराध किसी दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर निर्भर है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बेस्ड ऑफेंस है, तो आप उस डॉक्यूमेंट को आपको अपने आवेदन के साथ संलग्न करके पुलिस को देना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस उसकी इंक्वायरी करती है। उस पर से प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के बाद फिर उसके साथ कलेक्टिंग एविडेंस रिकॉर्ड करती है और उसके बाद फिर आगे प्रोसीड कर सकती है। 154 से लेकर 173 तक जो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन पूरा दिया गया सीआरपीसी में, उसके प्रोसीजर को फॉलो करती है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच, फुल बेंच जिसे बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बोलते हैं, उन्होंने एक ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में गाइडलाइन इशू करी थी और ये बताया था कि पुलिस ड्यूटी बाउंड है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में उसको केस रजिस्टर्ड करना ही है। कॉग्निजेबल ऑफेंस है या कॉग्निजेबल ऑफेंस की श्रेणी में नहीं आता है, इसके संबंध में 5 प्रकार के एक कैटेगरी पुलिस ने को बताई गई थी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच द्वारा। ये 5 प्रकार की जो कैटेगरी हैं उनमें है कि मैट्रोमोनियल डिस्प्यूट जो वैवाहिक संबंध से संबंधित हैं, दूसरा कमर्शियल ऑफेंसेस जो वित्तीय लेन देन से संबंधित जो ऑफेंसेस होते हैं उनके संबंध में, और मेडिकल नेग्लिजेंस के जो केस होते हैं, करप्शन के जो केस होते हैं, और ऐसे केस जिनमें एफआईआर दर्ज कराने में घटना की दिनांक से और दर्ज कराने के समय में काफ़ी अंतर आ गया है या आप देर से सूचना दी है। तो ऐसे जो मामले हैं, 5 प्रकार के जो मामले हैं, इनमें पुलिस 7 दिन ज़्यादा से ज़्यादा ले सकती है ये डिटरमाइन करने के लिए कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस की श्रेणी में आते हैं या नहीं आते हैं। इसकी इंक्वायरी करेगी और यदि कॉग्निजेबल ऑफेंस में पाती है तो वो पुलिस दर्ज करके फिर आगे की कार्रवाई करेगी। यदि कॉग्निजेबल ऑफेंस की श्रेणी में नहीं पाते हैं तो पुलिस उसको रिफ्यूज़ करने से मना कर सकती है और देन आपके पास में उसकी फिर कोर्ट में जाकर रेमेडी आपके पास में होती है। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।